कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। अगर दोस्तों आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या एसएससी जीडी इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों लगातार हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लगभग 4 वीडियो में समाप्त करके पढ़ लिया है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मध्यकालीन भारत के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट में इन सब वीडियो को सर्च करके देख लीजिए। और तो अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब परिवार का एक सदस्य बनिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और वीडियो का फीडबैक देने के लिए कमेंट ज़रूर करिए। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मुग़ल साम्राज्य को। तो मुग़ल साम्राज्य में हम लोगों ने बाबर को पढ़ा, बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं को पढ़ा, हुमायूं के बाद हम लोगों ने देखा कि सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी कैसे करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि शेरशाह सूरी से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकबर को कि 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सूर्यवंश को समाप्त कर देता है और मुग़ल साम्राज्य की फिर से नींव पड़ जाती है। तो लेकिन 55 में तो मुग़ल साम्राज्य की फिर से स्थापना हुमायूं ने करता है, लेकिन संयोगवश उसकी मृत्यु 56 में हो जाती है। तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकबर बनता है। उस समय अकबर की आयु लगभग 14 वर्ष रहती है। तो आइए आज हम लोग अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अकबर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इससे लगभग 2 से 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इस टॉपिक से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। तो आइए आज पहला वीडियो अकबर से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं कैसे शुरुआत होती है अकबर के कार्यकाल की। तो पहले अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है शासनकाल का? तो ये रहता है 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहता है। तो एक अच्छा खासा इसको टाइम मिलता है राज्य करने का। अगला है इसका थोड़ा सा परिचय हम लोग देखते हैं कि जन्म कब हुआ। तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर? अमरकोट में हुआ था। पिता कौन था? तो हुमायूं था। माता कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम थी। कल की वीडियो में जब हुमायूं को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने हमीदा बानो बेगम के विषय में जाना था कि हुमायूं के साथ इसका निकाह कैसे हुआ, इसका विवाह कैसे हुआ। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्योंकि इन सब टॉपिकों से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी। इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कहाँ पर होता है? तो कालानौर पंजाब में होता है। उस समय इसकी आयु कितनी रहती है? तो 14 वर्ष मात्र रहता है। कितना? 14 वर्ष की आयु में अकबर राजा बनता है। इसका शुरुआती दौर में संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। अगला पॉइंट हमारा है कि अकबर के बचपन का नाम जलाल था। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? जलाल था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। कौन था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान इसका क्या था? शिक्षक था। किसका? अकबर का। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने जब राज सिंहासन पे बैठा तो किसकी उपाधि धारण की? किसकी? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पे बैठता है। अगला पॉइंट है कि बैरम खां
1556 ईस्वी में, बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। तो बैरम खां ने अकबर का कब से कब तक संरक्षक रहा? 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक रहता है। बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? खानी बाबा कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? खानी बाबा कहा जाता था। अब देखते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि अकबर के जैसे ही अकबर राज सिंहासन पे बैठता है 1556 ईस्वी में, वैसे ही पानीपत की दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आइए पानीपत की दूसरी लड़ाई के विषय में हम लोग देखते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। तो पानीपत की लड़ाई अकबर और हेमू के बीच होती है। हेमू को जैसे ही पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो सीधे दिल्ली और आगरा पे आक्रमण करके वहाँ का एक तरह से शासन स्थापित कर लेता है। लेकिन ये कुछ दिनों के बाद अकबर बैरम खां के नेतृत्व में हेमू को पराजित कर देता है। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं में। देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट है कि उत्तर भारत का हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य किसे कहा जाता था, या ये क्वेश्चन बन जाता है कि हेमू का पूरा नाम क्या था। तो क्या नाम था? हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किसके किसके बीच में हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। देखिए, अकबर की सेना के बीच हुआ, तो हेमू और अकबर के बीच की सेना में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खां था। अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खां था। तो बैरम खां ने हेमू का सर काटकर उसकी हत्या कर देता है। जैसे ही हेमू के आंख में तीर लग जाती है, तो मौका पाते ही बैरम खां ने क्या करता है? हेमू का सर काट देता है। बैरम खां हेमू का सर काट देता है और उसकी हत्या हो जाती है। इस प्रकार अकबर क्या होता है? इस युद्ध में विजयी होता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी होता है? तो अकबर विजयी होता है। अगला पॉइंट है कि 31 जनवरी 1561 ईस्वी में मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कहाँ पे करता है? तो पातन, जो कि गुजरात में पड़ता है, नामक स्थान पर कर दिया। तो इससे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको निकल के आएगा कि बैरम खां की हत्या किसने किया? तो किसने किया? मुबारक खां ने किया। कब किया? तो 31 जनवरी 1561 ईस्वी में किया था। कहाँ पर? तो पातन, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला पॉइंट है कि अकबर ने बैरम खां की विधवा पत्नी, क्या नाम था उसका? सलीमा बेगम, से विवाह कर लेता है। जब बैरम खां की हत्या 1561 ईस्वी में हो जाती है मुबारक खां के द्वारा, तो अकबर ने बैरम खां की विधवा पत्नी सलीमा बेगम से निकाह कर लेता है। क्या कर लेता है? निकाह कर लेता है, विवाह कर लेता है। और जो उसका एक बेटा रहता है, जिसका नाम क्या था? अब्दुल रहीम। किसका बेटा था? बैरम खां का। देखिए यहाँ से पॉइंट कि बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को शिक्षित करके बाद में उसे क्या करता है? खानखाना की उपाधि प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने खानखाना की उपाधि किसे दी थी? तो किसे दी थी? तो अब्दुल रहीम को दिया था। खानखाना की उपाधि अब्दुल रहीम को अकबर ने दिया था। अगला देखते हैं दोस्तों, साम्राज्य विस्तार। अकबर द्वारा साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी, हम देखते हैं कि कैसे कैसे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। तो सबसे पहले, हालांकि इसमें तो बहुत हैं, लेकिन हम उन्हीं अभियानों को लिया है हमने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पहला हमारा होता है गुजरात अभियान। उसका कब होता है? 1571 ईस्वी में। इससे संबंधित पॉइंट है, अकबर के गुजरात अभियान के दौरान गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गुजरात अभियान के दौरान
गुजरात का शासक कौन था? तो कौन था? मुजफ्फर खां तृतीय था। अगला पॉइंट है कि इस युद्ध में अकबर का सेनापति खाने आजम था। कौन था? खाने आजम था। लेकिन पानीपत की द्वितीय लड़ाई में कौन था? तो बैरम खां था। और गुजरात अभियान के समय सेनापति कौन था? तो खाने आजम था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के दौरान हुआ? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछा जाएगा। तो किस विजय के दौरान बनवाया था? तो गुजरात विजय के दौरान बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में करवाया। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध, देखते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य में हुआ? तो अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। कब हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट है कि इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह और आसफ खां ने किया। तो देख रहे हैं कि लगातार 3 युद्धों के दौरान अकबर के 3 सेनापति बनते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत की लड़ाई के दौरान अकबर का सेनापति कौन था? तो कौन था? बैरम खां था। फिर पूछा जाता है गुजरात अभियान के दौरान अकबर का सेनापति कौन था? तो कौन था? खाने आजम। कौन था? खाने आजम था। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान अकबर का सेनापति कौन कौन था? तो मान सिंह और आसफ खां थे। अगला पॉइंट है कि इस युद्ध में अकबर की क्या होती है? विजय होती है। ये हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर जीत जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? तो कुंभलगढ़ थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हल्दी घाटी के दौरान महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? तो कुंभलगढ़ थी। अगला पॉइंट है कि हल्दी घाटी युद्ध हारने के बाद राणा प्रताप ने चावड़ के नई राजधानी बनाई। तो कहाँ पे बनाते हैं? चावड़ में नई राजधानी बनाते हैं। कौन? महाराणा प्रताप। किस युद्ध को हारने के बाद? तो हल्दी घाटी युद्ध को हारने के बाद। अगला पॉइंट है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 ईस्वी में। अगला जो अभियान था वो था काबुल विजय का। तो काबुल विजय देखते हैं आइए कि मुगल सेना ने मान सिंह के नेतृत्व में काबुल को 1581 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो किसके नेतृत्व में? मान सिंह के नेतृत्व में। कौन सेना? मुगल सेना ने। किसको मिलाता है? तो काबुल को। किसको? काबुल को। कब मिलाता है? तो 1581 ईस्वी में। 1581 ईस्वी में मुगल सेना ने मान सिंह के नेतृत्व में काबुल को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। अगला जो अभियान था वो सिंध विजय का था। तो 1593 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सिंध को क्या किया जाता है? मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। कंधार विजय। तो मुगल सेना ने शाह बेग के नेतृत्व में कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन को हराकर 1545 में कंधार को जीत लिया। तो इस समय कौन था मुगल सेना का सेनापति? तो शाह बेग था। कौन? शाह बेग था। और कंधार का शासक कौन था? तो मुजफ्फर हुसैन था। कब इसको हराते हैं? तो 1545 ईस्वी में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको लग रहा है ना कि सच में मेहनत की जा रही है, तो आप भी इस YouTube परिवार का सदस्य होने के नाते आप भी मेहनत करिए और वीडियो को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, जब तक चीज़ें समझ में न आए, याद न हो जाए, तब तक वीडियो आप देखिए और लगातार मेहनत करने का संकल्प लीजिए। और अभी तक आपने अगर हमारे YouTube परिवार स्टडी विथ मनीष का सदस्य नहीं बने हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का, हमारे इस YouTube परिवार का एक सदस्य बनिए और अपनी जिम्मेदारी को पूरे ईमानदारी के साथ निभाइए। तो दोस्तों कल
हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।